हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। आज का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ होगा। आज हम लेकर आए हैं जी आपके सामने, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पेपर हुआ है, सीए इंटर का मई 23 अटेम्प्ट के अकाउंटिंग का पेपर। पेपर को रिव्यू करेंगे हम जल्दी से। वैसे बच्चे अब मैं रिव्यू वीडियोस कम बनाता हूँ, बट इसको मुझे रिव्यू करना पड़ेगा बिकॉज बच्चों के बड़े क्वेरीज आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके। मैंने कहा एक बार वीडियो के जरिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर दूं। मैं सिर्फ उसी का रिव्यू वीडियो आजकल बनाना पसंद करता हूं जिस पेपर में मुझे कुछ नयापन लगे, इसलिए रिव्यू वीडियोस हम कम बनाते हैं। पहला ही पेपर हुआ है जी आज, और इंस्टीट्यूट ने फ्रंट फुट पे बढ़ के आगे 6 मारा है। जबरदस्त पेपर आया जी, जबरदस्त पेपर आया है, बहुत बढ़िया पेपर आया है। सर ऐसे ना बोलो बढ़िया आया है कि नहीं, ये बताओ इजी आया है कि मुश्किल आया है? बच्चे एवरेज पेपर आया है। मैं हमेशा पेपर को एवरेज ही बोलना पसंद करता हूं, बिकॉज जिसको इजी लगता है उसको भी ठीक लगता है, जिसके लिए मुश्किल होता है उसको भी लगता है चल एवरेज ही बोला है, कोई बात नहीं है। सर एवरेज क्यों बोल रहे हो? बच्चे पेपर इज अ मिक्स ऑफ some new questions and some old questions। ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जाम से कट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस डाल दिए, जी नहीं। क्वेश्चंस के बीच में चेंजेस करे गए हैं, रादर कुछ तो बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब भी नए क्वेश्चन आते हैं तो मैं पेपर को हमेशा एवरेज या अबव एवरेज की कैटेगरी में रखना पसंद करता हूं। ज्यादातर क्वेश्चन मुझे जो दिखे हैं वो नए ही हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो दिखे हैं नए इन द सेंस, ऐसे नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट नया आ गया है, कॉन्सेप्ट नया नहीं आया है। हाँ, क्वेश्चंस नए आए हैं, और मैं हमेशा मानता हूं कि नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बच्चे का अच्छे से पढ़ा होना जरूरी होता है। जो पास्ट पेपर्स को रट के चले जाते हैं, आजकल ट्रेंड चलता है ना स्टडी मटेरियल पढ़ लो तो पास, उतना भी सीधा पेपर नहीं था। कुछ ना कुछ तो आपको कॉन्सेप्ट्स आने जरूरी हैं। जैसे हम क्लास में हमेशा बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। इंस्टीट्यूट ने इस बार मिक्स करके बहुत शानदार पेपर बनाया है। आई लाइक दिस पेपर। बच्चों के लिए जिसका तो अच्छा हुआ है वो कहेगा इजी था, जिसका नहीं अच्छा हुआ वो कहेगा मुश्किल था। मैंने बीच का एवरेज बोल दिया। पेपर बहुत बढ़िया था, जो एक सीए इंटर का स्टैंडर्ड होना चाहिए उस स्टैंडर्ड का पेपर था। बट एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल एसएफएम से उठा के डाल दिया बच्चे। ये गड़बड़ कर दी इन्होंने, और वो आया भी एक कंपलसरी क्वेश्चन में है। तो गला थोड़ा खराब है, माफ करिएगा। मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा खराब है। बताएंगे आपको कौन सा क्वेश्चन है जिसमें गड़बड़ हो गई इंस्टीट्यूट से। किसी ने बस पाउंड देख के डाल दिया, उसने देखा ही नहीं कि हाँ इसमें AS11 के कॉन्सेप्ट लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। सिमिलर क्वेश्चन हम सीए फाइनल में कराते हैं। मैं अभी अभी फेस टू फेस क्लास ले रहा था, वहीं से ही आया हूँ। मैंने कहा पहले मैं रिकॉर्डिंग कर दूं, फेस टू फेस में मैं वो सॉल्व करवा के आया हूँ क्वेश्चन। मैंने इस पर किया हुआ है, आपको भी कराऊंगा मैं वो। एक क्वेश्चन जो कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, फिर मन में आएगा सर उसके ग्रेस मिलेंगे, मुझे नहीं पता, बिकॉज इंस्टीट्यूट कभी अपनी मार्किंग पॉलिसी तो बताता नहीं है कि इंस्टीट्यूट पेपर चेक कैसे करता है। आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे आए हैं तो वो एएस के क्वेश्चंस हैं। बहुत जबरदस्त सवाल पूछे हैं उन्होंने एएस के, एक भी क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट नहीं है, बड़े सुदृढ़ सवाल पूछे गए हैं एएस के ऊपर। आइए जी। पहला क्वेश्चन, आप इसको AS10 कह सकते हैं, पर इसमें AS10 का कोई इतना खास कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा। ये एक जनरल क्वेश्चन था। जनरल इन द सेंसर, जनरल मतलब एसेट खरीदा है, एसेट बेचा है, डेप्रिसिएशन बताओ, गेन और लॉस ऑन सेल बताओ। वो तो अपन कैश फ्लो में भी सब कुछ करते ही हैं, पर आप क्योंकि ऊपर की कैटेगरी में थे आप इसको AS10 बोल सकते हैं। न्यू क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था, होने लायक सवाल था। जिस सवाल में कुछ नया होगा मैं वहां थोड़े से आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। प्लीज, कोई स्पॉइलर हो सकता है जो अभी अभी पेपर दे के आए हैं, तो जिनको डर लगता है वो वीडियो बंद कर दे प्लीज, ठीक है ना। इसमें तो कुछ नया नहीं था, एक नॉर्मल सवाल था।
कि आपकी बुक्स में एक प्लांट एंड मशीनरी है 1/4/22 को इतने की, फिर एक आपने 1 जून को कह रहा है परचेज करी है पर आपने वो गुड्स में डाल दिया, तो इसको आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, उस पर आपको डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली डालनी है। 30 जून को एक मशीन बेची है और उसके एक्सचेंज में एक नई मशीन खरीदी भी है। सो इस क्वेश्चन को मैं एक जनरल क्वेश्चन दूंगा, 10% डेप्रिसिएशन एनुअली है, डेप्रिसिएशन बतानी है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बतानी है और प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज बताना है। ये एक जनरल क्वेश्चन था, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप AS10 कहने को कह दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, पर सवाल ये जनरली था। ये है जी वो CA फाइनल SFM का क्वेश्चन उठाया और AS11 का समझ के यहां डाल दिया गया। मैं आपके साथ सवाल पढ़ूंगा, ये देखो मैं अभी अभी सॉल्व भी कर रहा था, अभी मैंने बताया ना फेस टू फेस क्लास में मैंने किया है। पढ़े जरा क्या पूछा है, देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन को लेके बच्चों को बहुत दिक्कत आई होगी, बेटर होता है आप छोड़ ही दें, है ना। सो वो कह रहा है एक इंडियन इंपोर्टर है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा सवाल। इंडियन इंपोर्टर है, वो गुड्स इंपोर्ट करता है लंदन से और उसके पेबल हैं 50,000 पाउंड के ऑन 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 को उसने 50,000 पाउंड देने हैं। फिर वो कह रहा है कि उसको ना 2 ऑप्शंस दिए गए हैं ये पेमेंट करने के लिए, या तो अभी पे कर दो और 1% का डिस्काउंट ले लो, या 6 महीने बाद पे करो और 5% पर एनम का ब्याज पे करो। फिर अगर आप बैंक से बोरो करने जाते हैं तो 15% पर एनम का ब्याज बैंक भी आपसे चार्ज करेगा। लो जी, एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं, रुपी पर पाउंड 31 मार्च का और 30 सितंबर का। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन ऑन ट्रॉवर लिमिटेड ऑन विच ऑफ द अबव 2 ऑप्शंस टू बी चूजन। अब ये CA अकाउंटिंग का क्वेश्चन है बच्चे, किसी से गलती हो गई समझ लो, पुल चुक माफ वाला काम है। अब इसके नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, मैं आपको अपनी बुक CA फाइनल SFM में ये क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। ये देखो मेरी SFM की बुक है और ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला, ये CA फाइनल SFM में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। सो पता नहीं क्या हो रहा है, किसी से गलती हो गई, यही हो सकता है कि ये क्वेश्चन डाल दिया। अब मान लो किसी को समझना है ये सवाल, तो कैसे करना था। 2 ऑप्शन है जी, या तो 50,000 पाउंड आज पे कर दो, आज पे करोगे तो 50,000 पाउंड पे 1% डिस्काउंट मिलेगा, तो 50,000 पाउंड का 99% 49,500 पाउंड पे करने पड़ेंगे। बाजार से पाउंड खरीदेंगे 97 के रेट पे, तो आपको ₹4801,500 पे करना पड़ेगा। पर रुको, दूसरी ऑप्शन क्योंकि 6 महीने बाद है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए मान के चलेंगे कि इतने का आप बैंक से लोन लेंगे। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, तो बैंक से लोन लेंगे तो 15% के रेट पे 6 महीने का ब्याज लगेगा और टोटल अमाउंट इतनी आएगी। मैंने तेज तेज बोला है क्योंकि आपके काम की बात इतनी है नहीं। 5161,612, मतलब 51 लाख के करीब। यही अगर आप 6 महीने बाद पे करते हैं तो 5% पर एनम का ब्याज लगेगा, तो 2.5% 6 महीने का, तो 50,000 पाउंड पे 2.5% ब्याज लगाया, 1250 टोटल इतने पाउंड है, और 6 मंथ्स बाद का रेट 99 है, तो वहाँ ये आता है 50 लाख, यहाँ 51 लाख आता है। तो बेटर है कि आप 6 महीने बाद पे करें, ये आंसर था इसका। अब किसी ने समझदारी से कर दिया हो तो कर दिया हो, अदरवाइज तो ये CA इंटर का सवाल तो नहीं है, अकाउंटिंग का तो बिल्कुल नहीं है। AS11 में हम क्या पढ़ते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, इसमें कहाँ है, ये तो एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट CA फाइनल SFM का चैप्टर है, वहां हम ये चर्चा करते हैं, जो किसी ने उठा के यहाँ डाल दिया। तो समझ लो किसी से गलती हो गई, अब गलती का हर जानना तो बच्चे आपको भुगतना पड़ेगा। 5 नंबर है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समय भी तो बर्बाद हुआ होगा, उसका क्या करेंगे, उसके ग्रेस मार्क्स कहाँ होंगे। कि बच्चा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, उसको समझ ही नहीं आएगा ये सवाल। हाँ किसी को आ गया बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से सलाम है अगर किसी को आ गया तो, पर मुश्किल है। ठीक है, सो ये आप आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं, बट CA में कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कुछ भी डाल देते हैं ये लोग। सो ठीक है जी, कह दो AS11 का एक नया सवाल आ गया, और क्या कह सकते हैं, पर इसमें 11 का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, माफ करिएगा। सो ये क्वेश्चन ने मुझे बहुत परेशान किया, बच्चे पागल हो गए, बाहर आते ही मुझे फ़ोन कि ये सवाल कहाँ से आ गया जी। सो क्या करें फिर, वो बताओ, आ गया सो आ गया। फिर वही बात है, ग्रेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता है क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, ये AS12 से आया है ये क्वेश्चन, ये इजी सवाल था। उसने एक ही क्वेश्चन में चारों तरह की ग्रांट के बारे में पूछ लिया, रिफंड भी पूछ लिया। ये इजी क्वेश्चन था, इजी फिर वही बात है, इजी किसके लिए है,
जो AS12 अच्छे से करके गया था, जिसने AS12 अच्छे से नहीं किया था उसके लिए मुश्किल था। सो मेरे इजी कहने से इजी हो नहीं जाएगा, मैं पहले बात कर रहा हूं। मेरे इजी कहने से इजी नहीं हो जाता। इजी सिर्फ उसके लिए होता है जो अच्छे से पढ़ के जाता है, दूसरे व्यक्ति के लिए थोड़ा ना इजी होता है। सो क्वेश्चन इजी है जी। 60 लाख की ग्रांट मिली है 1/4/2021 को, 10 साल की लाइफ है, सैलवेज वैल्यू भी 10 लाख है, 20 लाख की ग्रांट मिली है। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन निकाल के बताइए 22-23 की इन द फॉलोइंग केसेस। इफ ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, तो अगर वैल्यू ऑफ प्लांट में से ग्रांट माइनस हुई है तो 60 लाख का प्लांट है, 20 लाख की ग्रांट है, सो वो माइनस कर दो। माइनस सैलवेज वैल्यू 10 लाख है डिवाइडेड बाय 10 साल लाइफ है। अगर ग्रांट डेफर्ड इनकम है तो फिर यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं होगा। 60 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 10, वो तो डेफर्ड इनकम में चला जाएगा ना, और डेफर्ड इनकम डेप्रिसिएशन की रेशियो में राइट ऑफ होगा। फिर कह रहा है अगर ग्रांट को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मान ले तो फिर ये सीधा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, और डेप्रिसिएशन उतनी ही रहेगी जितनी इस केस में है, क्योंकि उसने तो डेप्रिसिएशन मांगी है। तो 60 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 10, डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम। फिर कह रहा है अगर ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ प्लांट बट एट द एंड ऑफ 22-23 ग्रांट इज रिफंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख, तो 4 लाख ऐड करके डेप्रिसिएशन निकाल दो। मतलब ओपनिंग में ये रहेगा 60 लाख माइनस 20 लाख प्लस 4 लाख, फिर माइनस सैलवेज 10 लाख डिवाइड बाय 10। तो एक ही क्वेश्चन से चौका मारने की कोशिश करी गई है कि चलो बाउंड्री एक ही क्वेश्चन में मार देते हैं, कहाँ 4-4 चीजें अलग अलग पूछेंगे। सो 5 नंबर में 4 डिफरेंट केसेस पूछ लिए गए, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है, पर ये इजी सवाल था। मैं थोड़ा थोड़ा आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़े थोड़े नए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मुझे थोड़े से चर्चा करनी पड़ेगी। मैं पहले बोल चुका हूँ स्पॉइलर हो सकता है, किसी को दिक्कत आ सकती है। सो जिसने टेंशन नहीं लेना चाहता वो वीडियो बंद कर दे। मुझे बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे हैं, सो मैं एक एक को कैसे रिप्लाई करूं, तो इसलिए मैंने कहा एक ही बार में बात करते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल बनाया जी इंस्टीट्यूट ने, AS16। आई डाउट बच्चे ये कर पाए होंगे। मैं क्लास में एक पॉइंट कराता होता हूं और मैं हमेशा बोलता हूं ये आया नहीं है कभी पेपर में, इस बार डाल दिया इंस्टीट्यूट ने। फिल्टरिंग प्रोसेस हम उसको बोलते हैं, वो फिल्टरिंग प्रोसेस यहां लग जाएगी बच्चे। आओ थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल बनाया है, अगेन न्यू क्वेश्चन है। सो AS के तो सारे ही क्वेश्चन नए थे। सवाल तो AS12 वाला भी नया ही था कि ऐसे 4 पार्ट्स तो कभी भी नहीं आए किसी क्वेश्चन में, पर ठीक है वो मैनेजेबल था। मैनेजेबल तो AS16 भी है, पर सबसे नहीं मैनेज हो पाएगा। आओ जरा देखते हैं। 1/4/22 को कंपनी ने लोन लिया है 25 लाख का बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। स्पेसिफिक बोरोइंग, मैं AS पे ही ज्यादा समय लगाऊंगा क्योंकि बुक के जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो तो सीधे सीधे ही आए हुए हैं, उसमें एक दो बातें डिस्कशन के लायक हैं, बाकी वो सारे सीधे सीधे ही आए हुए हैं। AS के क्वेश्चन क्योंकि नए आए हैं इसलिए मुझे इन पे चर्चा करनी पड़ेगी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, तो ये हो गई आपकी कौन सी बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग, जो आपने किसके लिए करी है, बिल्डिंग के लिए। इसके अलावा कंपनी ने मल्टीपल बोरोइंग्स और भी करे हैं। 8% डिबेंचर, 15% लोन, 10% लोन, इनकी डेट ही नहीं दी हुई, कहीं भी नहीं दी हुई, सो फर्स्ट डे मान के चलिए। सो ये सारे हो गए आपके कौन से, जर्नल बोरोइंग्स। दीज आर योर जर्नल बोरोइंग्स। फिर कह रहे कंपनी हैज यूटिलाइज द अबव फंड्स इन कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड। 4 एसेट्स पे पैसा लगाया गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री शेड वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 23। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड बताना चाहता है कि ये सारे क्या हैं। माफ करिएगा गला बहुत खराब है, बार बार ऐसा होगा। क्वालिफाइंग एसेट्स हैं, क्लियर है, क्योंकि 31 मार्च 23 को कंप्लीट हुआ। हालांकि प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड शुरू कब हुआ वो बताया ही नहीं है। हमारे सवाल आधे ऐसे ही होते हैं, आधी बातें वो खा जाते हैं। बिल्डिंग के बारे में तो लिखा हुआ है कि आपने 1/4/22 को लोन लिया बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, सो मान लो 1/4/22 को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई होगी, बाकियों के बारे में कुछ नहीं बताया। वो कह रहा है रेडीमेड फर्नीचर वॉज परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, सो दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट होता है जिसको रेडी टू यूज होने में समय लगता है ना, सो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। फैक्ट्री कहता रेडी होगी 1/4/13 को,
कैलकुलेट करिए बोरोइंग कॉस्ट फॉर बोथ क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट। अब देखने में तो सवाल बहुत सीधा लगता है, पर एक पंगा देखो। आपकी बोरिंग देखो 15, 30 और 18। अच्छा चलो, एक स्पेसिफिक बोरिंग है बिल्डिंग के लिए 25 लाख, तो मान के चलेंगे कि 70 लाख में से 25 लाख तो स्पेसिफिक बोरिंग से खर्चा हुआ, तो बाकी हम कहाँ से मानते हैं? जनरल बोरिंग से। सो जनरल बोरिंग से कितना हो गया आपका? 45 लाख। ये सारा ही जनरल बोरिंग से हुआ होगा, ये सारा ही जनरल बोरिंग से हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, यही पढ़ाया गया है हमें। टोटल जनरल बोरिंग देखो कितनी है, 15 + 30 45, 10 55 और 8 63 लाख। और ध्यान से देखो खर्चा बहुत ज़्यादा है, 90 लाख तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे ही हुआ है। सो ये पॉइंट हम क्लास में कराते होते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग्स। borrowing cost to be capitalized should not exceed the actual borrowing cost in case of general borrowings। सो अब क्या है ये? सो इधर देखो, स्पेसिफिक बोरिंग का तो सीधा ही है, 25 लाख का जो भी 12% आएगा, जो भी आंसर आएगा वो बिल्डिंग के साथ कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग में तो कुछ होता नहीं है। जनरल बोरिंग का आपको पता है, हमें जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ता है, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। जो भी कैपिटलाइजेशन रेट आएगा वो आप इन सब पे लगाएंगे, क्योंकि मान के चलेंगे ये सारा जनरल बोरिंग से हुआ। फर्नीचर वाला तो कैपिटलाइज होना नहीं है, तो पीएल में जाएगा, क्योंकि फर्नीचर क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। अब जो बाकियों का बचेगा, ये बच्चे आपको फिल्टर करके निकालना पड़ता है। अब ये मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसका सोल्यूशन डिटेल में कराना पड़ेगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका डिटेल सोल्यूशन लेके आएंगे, क्योंकि आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम है और खर्चा ज्यादा हो गया है। सो जब ज्यादा होता है तो लास्ट में एक फिल्टर प्रोसेस करके आपको निकालना पड़ता है। सिंपल, जिनको समझ में आता है उनके लिए बता देता हूं। पहले मान के चलो ये सारा खर्चा जनरल बोरिंग से हुआ, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज निकाल लो। फिर जितनी भी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है जनरल बोरिंग की, उसको अमाउंट टू बी कैपिटलाइज की रेशियो में हम बांट देते हैं। सो वो करके दिखाना पड़ेगा। क्लास में मैं बड़े सालों से ये कराता था, पर कभी आया नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने तो ये फिल्टरिंग प्रोसेस किया था शायद वो कराया हो, अदरवाइज तो ये मुश्किल था, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्लियर है? सो ये बहुत अच्छा सवाल किसी ने बना दिया, नया क्वेश्चन था। सीए इंटर लेवल पे मैं हमेशा ये पॉइंट कराता तो था, पर मन में आता था क्या ये कभी आएगा। मैं एक बार दिखा ही देता हूँ ना, जिन्होंने नहीं किया हुआ उनको ज़रा पता लग जाएगा कि हाँ ये कैसे होता है। मैंने एक एग्जांपल कराया होगा ना क्लास में। सो मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर मिलेगा तो मैं देख लेता हूँ। ये देखो, ये नोट लिखवाया हुआ है। While making capitalization, always make sure that the amount to be capitalized on general borrowings should not exceed actual borrowing cost। जनरल बोरिंग्स में ये पंगा पड़ता है। ये देखो, ये मैंने एग्जैक्ट से एग्जांपल देके कराया हुआ है। ये देखो, पहले नॉर्मल सवाल में ये आंसर है। फिर मैंने कहा मान लो कि प्लांट पी के ऊपर खर्चा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि प्लांट पी के ऊपर टोटल खर्चा हुआ है 100 लाख का, मैंने उसको करा दिया 115 लाख का। तो इधर देखो, पहले 115 मान के कर दो, ये आ गई आपकी बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 24.27। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट है आपकी 22.65। सो ये कैपिटलाइज कैसे होगा ना, 22.65 का तो खर्चा हुआ है, तो 24 कैसे कैपिटलाइज हो जाएगा? खर्चा ही 22 का हुआ है तो 24 कैसे कैपिटलाइज करा दो? तो क्या करना होता है, 22.65 को इस रेशो में बांटना होता है। सो ये देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट बाद में इसको कैसे करता है। सो ये मैंने इसलिए करा दिया था और ये इस बार पूछ लिया है। ये क्वेश्चन पंगे वाला था, मैं पहले कह रहा हूँ। सो एएस के सवाल अच्छे आए हैं जी पेपर में। एक तो बाउंसर ही आया ना, बाउंसर भी कैसा बीमर ही था, जो कि सिर के ऊपर से निकल गया, क्योंकि वो तो सीए फाइनल एसएफएम का था। पता नहीं कौन अटेम्प्ट किया कौन नहीं, ये कंपलसरी था, तो हाथ पैर तो मारे होंगे पेपर में। हो सकता है कोई सही भी कराया हो, क्योंकि एक जनरल सवाल था, पर वो ब्याज ऐड करने वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल था आपके लिए। बस जी, इसके बाद अब सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे अब हम।
दिस इज हायर परचेज, एक नॉर्मल सवाल है, 6 महीने बाद किस्तें हैं, पार्शियल रिपोजेशन का क्वेश्चन है, सारा कुछ दिया हुआ है सवाल में, ब्याज का रेट भी दिया हुआ है। मतलब अब हायर परचेज का कोई भी क्वेश्चन उठा लें वो ऐसा ही होता है। सो इसमें इस क्वेश्चन में डिस्कशन लायक कुछ भी नहीं है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। जिसने भी हायर परचेज का चैप्टर किया होगा वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। अब मैं इन पे ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। बी, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, 2 खाते बनाने हैं, एक इक्विटी शेयर्स का, दूसरा बॉन्ड्स का। मैं अब जाके बुक से मार्क नहीं करवाना चाहता कि ये क्वेश्चन आया जी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कोई भी नहीं आया। मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि हाँ मैं पहले मैं पता 1 to 1 मार्क करा देता होता था, ये क्वेश्चन आया है। इस बार मैं मार्क नहीं करा पा रहा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं नए ही है। हाँ, हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं कि इक्विटी शेयर अकाउंट, बॉन्ड अकाउंट, 2 अकाउंट बनाओ, नया पॉइंट कोई नहीं है, नॉर्मल सवाल है। माफ करिएगा, नॉर्मल सवाल है, नया पॉइंट कोई नहीं है। सो आराम से आप कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं 1 to 1 जाके बुक से मार्क नहीं करा पाऊंगा कि ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि ऐसे 6 महीने की किस्तों वाला बड़ा सवाल कोई है नहीं था अपने पास। हाँ, किए हुए हैं हमने, पर अलग तरह के हैं। सो ये मैनेजेबल दोनों थे। जिसने भी ये चैप्टर किए हुए थे वो आराम से इनको कर लेगा। आगे 3A, डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन आया है, बुक का क्वेश्चन आया है, पर इंस्टीट्यूट ने आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया। बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं आपको बता दूं जरा। ये अपनी बुक है, लो सी देखो मैंने खोल के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, यही आया है। ये देखो, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक सेल, सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट, इंटरेस्ट पेड, देखो वही चीजें हैं। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक सेल, है ना। सो यही क्वेश्चन आया है, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, यही क्वेश्चन आया है। पर इस सवाल में हमने 2 चीजें मेन थी। एक तो इसमें इंटरनल ट्रांसफर निकालना होता है, और दूसरा लास्ट में हमें कंटेंट रेशियो ढूंढनी पड़ती है फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉक रिजर्व। और ये इकलौता क्वेश्चन है जहां कंटेंट रेशियो ढूंढनी पड़ती है। जिसको डिपार्टमेंटल याद है उसी को समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इंस्टीट्यूट ने कैसे इजी कर दिया कि इंटरनल ट्रांसफर तो ढूंढनी थी पर इसमें कंटेंट रेशियो नहीं ढूंढनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में खुद लिख दिया गया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी एंड सी कंप्राइजेज ऑफ 100% स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब जिनको आता है चैप्टर वो समझ गए हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बी का सारा ए से ही आया हुआ है, उसमें अपना कोई खर्चा है ही नहीं। सो कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं थी। सो ये आपके लिए इजी कर दिया गया, वही क्वेश्चन उठाया गया पर कंटेंट रेशियो 100% दे दिया गया। अब मुझे नहीं पता इसके आंसर्स कैसे आएंगे, वो तो जब इंस्टीट्यूट करेगा तब पता लगेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी था। इजी मतलब जिसने किया हुआ था। हाँ, डिपार्टमेंटल का ये बहुत अच्छा सवाल है कि इंटरनल ट्रांसफर ढूंढना पड़ता है। वो कुछ नहीं होता, सीओजीएस प्लस जीपी रेट ये दिया हुआ है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है, कितना प्रॉफिट ऐड करता है। ये देखो, ए बी से 40%, बी सी से 25%, वो सब ठीक है। पर मेन पंगा होता है जो हमने क्लास में सीखा था, ए बी को भेज रहा है, बी सी को भेज रहा है, तो सी पे 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लगते हैं, एक बी के लिए एक ए के लिए। यहां बच गए आप। अब जो रट्टा मार के गया है वो फंस गया है, वो वैसे कराया होगा जैसे हमने क्लास में कराया है, क्योंकि वहां कंटेंट रेशियो है नहीं। यहां आपको बी पे सिर्फ ए का रिजर्व निकालना है और सी पे सिर्फ बी का रिजर्व निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है सी के क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट बी का ही कंटेंट है, ए का नहीं है। सो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके पेपर सेटर ने आपके लिए इजी कर दिया। हर क्वेश्चन में तड़के लगाए हैं उन्होंने छोटे छोटे। सो पेपर सेटर ने आपके लिए इजी कर दिया। बुक का ही क्वेश्चन था पर इजी बना दिया गया, प्रोवाइडेड आप ये आखिरी लाइन समझ पाए हो। सो बाद में सोल्यूशन लेके आएंगे। लो जी, सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अगेन न्यू क्वेश्चन, मैं 1 to 1 जाके मार्क नहीं करा पाऊंगा बुक से या स्टडी मटेरियल से कि ये क्वेश्चन आया है, नया सवाल है। सवाल में खास बात क्या है मैं वो बता दूं। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। खास बात ये है कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है,
नेट प्रॉफिट इज 41,000 आफ्टर अलाउइंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो सर ढूंढना क्या है, ये देखो, ऑल एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर डिसबर्स्ड बाय चेक, ये ढूंढना है कि वो खर्चे कितने हैं। अभी मुझे ये लग रहा है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू करते हैं अल्टीमेटली पता वहां लगता है, पर अभी मुझे पढ़ के लग रहा है कि एक्सपेंसेस मिसिंग है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सवाल में। बाकी ये मैनेजेबल क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। नया सवाल था पर कोई नया पॉइंट नहीं था, एक्सेप्ट के ये वाला कि नेट प्रॉफिट ही दिया हुआ है क्वेश्चन में और एक्सपेंसेस आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आउटलाइनर से लग रहा है कि ये करना होगा, पर क्या एग्जैक्टली यही करना है वो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी। ठीक है, सो जब सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली तो तब पता लगेगा, पर ठीक है, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन था। लो जी, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल 3 का सिर्फ P&L अकाउंट बनाना है बस। 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, बुक का ही क्वेश्चन है, बस वहाँ सस्पेंस अकाउंट होता है, यहाँ मिसलेनियस रसीट्स लिख दिया गया है। पहले भी आया हुआ है ये पेपर में, वहाँ सस्पेंस अकाउंट लिखा होता है, यहाँ मिसलेनियस रसीट्स लिख दिया गया। मैं 1 to 1 मार्क नहीं कराऊंगा जाके, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं, पर इजी क्वेश्चन था। जिसको शेड्यूल 3 आता है वो इसको आराम से कर लेगा। रादर बैलेंस शीट भी नहीं पूछी ना, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बस मिसलेनियस रसीट्स देखो वही है, कैश रसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट जिसकी कॉस्ट इतनी और डेप्रिसिएशन इतनी। सो ये सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया होता है, वहां सस्पेंस अकाउंट लिखा होता है, यहाँ उसने मिसलेनियस रसीट्स लिख दिया। पर ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। हर चैप्टर से सवाल पूछा है इंस्टीट्यूट ने, हर चैप्टर से। मैं फास्ट बोल रहा हूँ जानबूझ के। सो 10 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आया है। ये प्रॉफिट न सॉरी, ये है जी बहुत बढ़िया सवाल। इंस्टीट्यूट ने बड़े सालों बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है। पता है, मैं हर साल इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कराता था कैश फ्लो के, आ जाता था वो बेवकूफ़ वाला कोई सवाल कि 10 लाइनें लिखी हुई हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता ही नहीं था। लो आ गया इस बार, और चंगा बड़ा क्वेश्चन डाला है इंस्टीट्यूट ने 10 नंबर में कि करते करते बस हो जाए। क्वेश्चन इजी था, मुश्किल नहीं। ये सवाल हमने किया हुआ है क्लास में, सिमिलर पॉइंट सारे किए हुए हैं क्लास में, पर इजी था। पर एक जगह उसने छोटा करने की कोशिश करी, उसने आपसे सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांगा है इनडायरेक्ट मेथड से। पर इससे सवाल छोटा नहीं हो जाता ना, बिकॉज वर्किंग नोट्स तो हमें फिर भी बनाने पड़ेंगे, हमें हर चीज़ तो ढूंढनी पड़ेगी। सो ये सारे पॉइंट्स क्लास में किए हुए हैं, पर बहुत सारे खाते हैं, देखो सवाल में कितने सारे हैं। गुडविल, लैंड, फिक्चर, व्हीकल, इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म स्टॉक, बीआर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, कितना कुछ है। शेयर कैपिटल रिजर्व, कुछ छोड़ा ही नहीं है। कैपिटल रिजर्व ये स्पेशली कराया हुआ है हमने। डिबेंचर, लोन, बीपी, ट्रेड पेबल। क्वेश्चन नया ही था, क्वेश्चन नया ही था, पर बात यह है कि कितना कुछ डाल दिया उसने सवाल में। अब ये देखो, वो कह रहा है लैंड बेची है, बैलेंस लैंड को रीवैल्यू किया है, डेप्रिसिएशन लगाई है। मैं दिखाऊं सिमिलर क्वेश्चन हमने कौन सा किया हुआ है क्लास में? जो सिमिलर किया है वो तो देख ही सकते हैं ना। ये तो देखो जरा, ये देखो, पीस ऑफ लैंड बेचा, बैलेंस लैंड को रीवैल्यू कर दिया, फिर प्लांट बेचा, फिर डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरिम डिविडेंड, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, ये वाले पॉइंट्स आए हैं सारे। सो यहाँ भी बहुत बड़ी बैलेंस शीट थी, ये देखो बहुत बड़ी बैलेंस शीट थी, पर उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी पेपर में आ गई है। सो ये क्वेश्चन करने में समय लगेगा, 10 नंबर थोड़े से कम है। पर अगला कह रहा है मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग पूछा है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। हमें तो वर्किंग नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना सारे, हमें क्या पता कहाँ से क्या कैलकुलेशन हो जाएगी। चलो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये भी अच्छा सवाल था जी। इंस्टीट्यूट ने दबा दबा के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पूछे हैं इस बार। अगला, ये इजी क्वेश्चन था, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसमें कोई डिस्कशन लायक नहीं था, सवाल बड़ा ही था, छोटा नहीं था, पर कोई पंगे वाला पॉइंट कोई नहीं था। बुक में है ऐसा क्वेश्चन, सारे ही ऐसे होते हैं। पीपीआई में क्या होता है, 3-4 तो एडजस्टमेंट्स होते हैं। सेल्स रेशो इसमें इजी थी,
आपको सेल ही दी हुई है सीधी 3 टुकड़ों में, तो आपको सेल रेशो ढूंढनी थी बस प्री पोस्ट की, टाइम रेशो तो आप इजीली ढूंढ लेते हैं। सो पॉइंट इसमें भी काफ़ी है 10 नंबर के लिए। पिछली बार इतना क्वेश्चन शायद 20 नंबर में आया था, पिछले अटेम्प्ट में या उससे पिछले अटेम्प्ट में, मुझे ध्यान नहीं है, पर 20 नंबर में आया था, यहाँ 10 नंबर में आया है। पॉइंट इसमें भी बहुत, पेपर बहुत बड़ा था, लेंदी पेपर। अच्छा मैं बताना भूल गया, पेपर लेंदी बहुत था, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है देखो, हायर परचेज का कितना बड़ा क्वेश्चन, कैश फ्लो का कितना बड़ा, ये देखो पीपीआई, फिर ऊपर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेपर लेंदी तो था। तो मैं बताना भूल गया, लेंदी तो है पेपर, और लेंदी अकाउंट्स का पेपर बच्चे हमेशा ही होता है, पर इस बार तो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये नहीं कि किसी चैप्टर का इजी सा क्वेश्चन उठाया और उठा के डाल दिया, ना 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 ना, हर चैप्टर का बढ़िया क्वेश्चन डाला गया है। कैश फ्लो का बेस्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल का सबसे बढ़िया सवाल उठा के डाला गया, ऑल दो ईजी कर दिया गया। उसके बाद ये पीपीआई का देखो कितने सारे एडजस्टमेंट्स, नया चाहे कुछ नहीं है, पर एएस के सवाल देखो किस तरह के हैं। एएस 16 का क्वेश्चन देखो, इवन एएस 12 का क्वेश्चन देखो, 4 पार्ट्स पूछे गए हैं। सो पेपर लेंदी तो था, पर क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट है जी। लो जी, इंश्योरेंस क्लेम, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछा गया है, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आया है, हर चैप्टर में से, सिर्फ एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से कुछ नहीं आया, बाकी सब कुछ आया है। इसलिए नॉर्मल बहुत इजी सवाल है, एक जगह बच्चा फंस गया होगा इसमें। ये देखो, वो कह रहा है परचेज करिए इतनी, कमीशन पे करिए 2% ऑन परचेज। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आप डायरेक्ट मान के कर दीजिए, परचेज का खर्चा है, ऐड करो परचेज में। अदरवाइज ये 5 मिनट, ये इकलौता सवाल है जो सबसे इजी था, 5 नंबर, और था भी बहुत इजी। सो ये यही पे हो सकता है बच्चा फंसा हो, अदरवाइज तो इसमें फंसने वाला कुछ भी नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं था, इवन जीपी रेट भी दिया हुआ है आपको। सो सिंपल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सैलवेज माइनस करो, और हाँ सैलवेज 2 थे इसमें, बुक में है इस तरह का क्वेश्चन, पर ये उसमें भी ये कमीशन नहीं है, ये कमीशन वाला पॉइंट नया है। माफ करिएगा। सो आपने देखा हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ किया गया है। अच्छा पे तभी मैं बोल रहा हूँ ना, अबव एवरेज पेपर था, और लंबा तो बहुत था। फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आया जी 5 नंबर में, सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है, इजी क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन ऐसे क्लास में किए हुए हैं। आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये सबसे इजी था। अगर मैं इसमें से कुछ छोड़ना होता ना, तो मैं ये वाला छोड़ देता, ये वाला फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बहुत बड़ा है, 10-10 नंबर के दोनों क्वेश्चन ही बहुत बड़े हैं, प्रोवाइडेड मुझे बाकी सारे आते हों, है ना। अगर बाकी सारे नहीं आते फिर तो करने ही पड़ते हैं। सो बड़ा अच्छा पेपर बनाया जी इस बार इन्होंने। आगे लो जी, आखिरी क्वेश्चन, वेरी गुड, अगेन AS1 का बहुत बढ़िया नया सवाल बनाया उन्होंने, न्यू क्वेश्चन। AS तो वो पीछे ही पड़ गया, देखो जरा, वो कह रहा है कमेंट करिए ऑन द फॉलोइंग केसेस एज पर प्रोविजंस ऑफ AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नीचे से पढ़ते हैं। G Limited disclosed significant accounting policies in the preparation of financial statement in director report। ये गलत हो गया, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बतानी होती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डायरेक्टर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट थोड़ा होती है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने होते हैं। सो ये आपको कमेंट करके लिखना था भाई, डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं बताना होता, नोट्स टू अकाउंट्स में बताना होता है। फिर कह रहा है डी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इट्स अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस एंड द सेम इज नॉट डिस्क्लोज्ड। ये भी गलत हो गया, हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ एक्रूअल, अगर उसको फॉलो नहीं करते तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है। उसने कैश बेस पे अकाउंटिंग किया पर डिस्क्लोजर नहीं दिया, गलत किया, बिकॉज AS1 कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर नॉट फॉलोड, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस 3 है ना, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी। फिर वो ये भी एक्रूवल का ही क्वेश्चन है, क्यों कह रहा है कंपनी ने एक बिल्डिंग बेची है 10 लाख की, बायर ने पैसे दे दिए, पोजेशन भी दे दिया, और बुक वैल्यू है 4 लाख की। 31 मार्च 23 को डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है,
कंपनी ने कह रहा है सेल रिकॉर्ड ही नहीं करी, ये गलत है, सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए एक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन बुक में भी था, एक सेकंड देखिए जरा। हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक में ये था, मैंने बोला ना कि 50 लाख का बेचा, पोजेशन दे दिया है, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है, पर ये 1 नंबर में पूछा है, ये नॉनसेंस है ना, पहले 4-4 नंबर में आए हुए हैं ये। सो ये 1 नंबर में पूछा है, फर्स्ट वाला पंगे वाला है। B Limited has not complied with AS2 valuation of inventories and the same is disclosed in notes to accounts. Management is of the view that the financial statements give true and fair view as non-compliance with AS2 is disclosed. हमने एक पढ़ा है AS1 में कि अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी कंसिडरेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू। अब अगर आप एएस फॉलो ही नहीं कर रहे, सो दिस इज नॉट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। एएस फॉलो करना होता है। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट ने फॉलो नहीं किया है और मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर दे दिया है और कह रहे हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। ऐसे नहीं होता, आपको उसका कारण भी बताना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रू एंड फेयर व्यू माना जाएगा। वैसे तो एएस फॉलो करना ही होता है। इसके ऊपर इंड एएस में बड़ी अच्छी क्लैरिटी है, एएस में कोई इतनी क्लैरिटी है नहीं कि अगर आप एएस फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। सो मान के चलो कि कारण भी बताने पड़ेंगे, ऐसे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हो जाता। सो अगेन देखो, नई बातें हैं इस एएस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर भी। एएस को तो रगड़ा है इंस्टीट्यूट ने कि आप मारो हाँ रट्टे तुम लोग। ये फिर से हायर परचेज है जी, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कैश प्राइस निकालो, छोड़ो। ये कौन है, इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का क्वेश्चन है। अच्छा, वो डीआरआर बनाना है, नया ही सवाल है। वो कह रहा है इशू करें 75,000 डिबेंचर, 5% प्रीमियम पे, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम पे 31 मार्च 23 को। इन्वेस्टमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन फिक्स डिपॉजिट ऑफ बैंक ऑन 30/4/22। ठीक है ना, जिस साल रिडम्पशन करनी होती है उस साल तक 10% पैसा जमा कराना ज़रूरी है। जितना भी कर दिया, ब्याज का रेट इतना है, वो कह रहा है इसकी एंट्रीज डाल दो। नया सवाल है पर इजी क्वेश्चन है डिबेंचर्स का। ये लास्ट टॉपिक में से आया, हम बड़े अच्छे से कराते होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट परचेजिंग पावर, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। दिखाऊं आपको, ये मैं याद करा रहा हूँ आपको कि हाँ ये सब हमने किया हुआ है क्लासेस में, कोई ये ना कह दे कि हाँ नहीं किया हुआ। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये देखो फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क लास्ट टॉपिक कराते हैं हम, फ्रेमवर्क, और उसमें ये सारा कराया जाता है। ये देखो, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट परचेजिंग पावर, फिजिकल, यही क्वेश्चन आया है जो मैंने एग्जांपल के रूप में कराया हुआ है। सो कहीं से भी उठ के कुछ भी आता है, ये सबसे आखिरी टॉपिक हम कराते हैं और आखिरी टॉपिक में भी सबसे आखिरी बात हम ये कराते हैं। ये देखो, ये सारा लिखवाया भी हुआ है मैंने। सो कुछ भी आता है जी पेपर में, ऐसे थोड़ा ना है। तो ये भी 4 नंबर में आ गया। ये बोनस शेयर्स का क्वेश्चन है, दोनों तरह के बोनस शेयर हैं। पार्टली पेड को फुली पेड अप बना दिया गया और फुली पेड अप को भी बोनस शेयर इशू करेगा। इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन थी, इधर देखो जरा। कंपनी डिसाइड्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप बाय वे ऑफ बोनस इशू एंड होल्डर्स ऑफ फुली पेड अप शेयर्स आल्सो अलॉटेड फुली पेड अप शेयर इन द सेम रेशियो। कंपनी के पास ना 2 कैपिटल है, 1.5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 6 पेड अप। तो 6 वाले को 4 रुपए का बोनस दिया, तो 4:6:2:3, यही रेशो फुली पेड बोनस शेयर्स की भी है। कह रहा है जितना पार्टली पेड को बोनस दिया उसी रेशो में फुली पेड को दिया। तो 6 उसने दिए हुए हैं, 4 रुपए का हमने बोनस दिया। अब इंस्टीट्यूट पता नहीं 4 10 के ऊपर निकालता है कि 6 के ऊपर, मेरे हिसाब से तो 6 के ऊपर ही होना चाहिए। सो फिर 2:3 की रेशो बनती है बोनस की, 10 के ऊपर नहीं है ना, क्योंकि हमने 6 रुपए दिए, उसके ऊपर 4 रुपए बोनस है। रेशो नहीं दी हुई बोनस शेयर की, हर क्वेश्चन में तड़का लगा हुआ है। सो यहां भी पंगा पड़ा होगा पेपर में। चलो एनी हाउ, खत्म। सो एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। हर क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कुछ ना कुछ दिया। ओवरऑल एवरेज या अबव एवरेज पेपर कह सकते हैं, स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस देख के तो मतलब मजा आ गया। सो होप सो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कैसा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो लेंथी पेपर है, बच्चों को ख़त्म करने में तो 100% दिक्कत इसमें आई होगी। बाकी मैंने बहुत क्विक रिव्यू किया है, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, मैंने भी इतनी डिटेल में अभी नहीं पढ़ा है। अगर कोई मैंने चीज़ गलत बोल दी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।